नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, पिछले 2-3 दिनों से एक खबर इंटरनेट पे और मीडिया वर्ल्ड में चल रही है और वो खबर है कि क्या भारत सरकार 500 के नोट को, करेंसी को वापस लेगी, बंद कर देगी। हालांकि अभी तक अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे या इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको सरकार का ऑफिशियल वर्जन मिलेगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक दुष्प्रचार है। 500 रुपए के नोट को वापस लेने की कोई अभी तक योजना नहीं बनी है और ना ही इस पर सरकार कोई विचार कर रही है। ये उनका ऑफिशियल वर्जन है और हमें भी यही मान करके चलना चाहिए कि 500 के नोट को वापस लेने के बारे में सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। लेकिन अगर कहीं से ये धुआं उठा है तो किसी ने आग जलाई है। जी, अगर इस तरह की कहीं चर्चा हो रही है तो किसी ने जरूर कहीं कोई बात कही होगी, कहीं आग लगी होगी, तभी तो ये धुआं आ रहा है। आग लगी है और आग लगाई भी गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अभी 1-2 दिन पहले जनता के बीच में कहा कि पॉलिटिकल करप्शन को खत्म करना बेहद जरूरी है और आर्थिक व्यवस्था में जो करप्शन है उसको खत्म करना भी बेहद जरूरी है। अब एन चंद्रबाबू नायडू को यकायक पॉलिटिकल करप्शन और सामाजिक व्यवस्था में आर्थिक करप्शन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगे हैं चंद्रबाबू नायडू जी। अब मुझे तो हैरत है ये कहां से ये बात आ रही है। लेकिन इनका ये कहना है कि अगर राजनीतिक करप्शन को रोकना है, राजनीति में करप्शन को रोकना है तो नोटों के ऊपर पाबंदी लगानी पड़ेगी। ये जो करेंसी नोट है इसके ऊपर पाबंदी लगानी पड़ेगी। ये नोट जो है यही करप्शन का अड्डा। अब चंद्रबाबू नायडू बहुत बड़े फिलोसोफर हैं साहब। उनका कहना है कि जो कैश, जो मनी है, यही करप्शन की जड़ है। अब इसको रोका कैसे जा सकता है? तो अत्यधिक डिजिटाइजेशन से। बड़ी अच्छी बात है, डिजिटाइजेशन बहुत बढ़िया चीज है। उस पर भारत सरकार काम भी कर रही है, भारत के आम लोग भी काम कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन का लाभ भी हो रहा है। मेरे जैसा व्यक्ति भी अब कैश रखना लगभग छोड़ ही दिया है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम तो बहुत कम यूज करता हूं, लेकिन आप ये ट्रांसफर, मनी ट्रांसफर, डिजिटल ट्रांसफर, बैंक टू बैंक ट्रांसफर, ये सब आप करने लगे हैं और आपके लिए ये दिनचर्या का एक सामान्य सा काम हो गया है। यहां तक तो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या कैश को, करेंसी नोट को पूरी तरह से अर्थव्यवस्था से बाहर कर देना और संपूर्ण इकोनॉमी को डिजिटल मोड पे ट्रांसफर कर देना उचित है? आज इसी मुद्दे पर मैं आपको कुछ अंदर की बात बताऊंगा कि चंद्रबाबू नायडू ये बात कहां से कह रहे हैं, इनके पीछे का खेल क्या है। और ये हर बात साउथ इंडिया में, खासतौर से हैदराबाद से शुरू होती है। हैदराबाद अभी तेलंगाना की भी राजधानी है और आंध्र प्रदेश की भी राजधानी है। अमरावती नई राजधानी बना रहे हैं चंद्रबाबू नायडू जी। लेकिन ये सारी बातें हैदराबाद से शुरू होती हैं। अब ये कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी का वो सिलिकॉन सिटी बैंगलोर हो गया और एक साइबर सिटी है हैदराबाद में भी है साहब। ये साइबर सिटी और सिलिकॉन सिटी का खेल आज मैं आपको समझाता हूं। और इसीलिए अगर कुछ अच्छी बात है तो उसे स्वीकार करना चाहिए, लेकिन अगर कुछ बुरी बात है जो आपकी सोवरेंटी से खेला जाएगा और आपकी सोवरेंटी खतरे में पड़ेगी, उसको भी समझना है और उसके लिए भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। क्या बात है कि हर बात हैदराबाद और बेंगलोर से शुरू होती है? उसके पीछे कारण है मित्रों
कि ये जितने मल्टीनेशनल्स हैं, चाहे वो हेल्थ केयर में हो, चाहे वो फाइनेंस में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, ये सब पहुंच जाते हैं बेंगलोर और हैदराबाद, और बड़ी आसानी से वहां के नेताओं को समझा करके, बुझा करके अपने चपेट में लेते हैं। और ये काम चंद्रबाबू नायडू ने भी किया, और चंद्रबाबू नायडू को रिप्लेस जिन्होंने किया था, जब ये ज्वाइंट आंध्र प्रदेश था, जब ये तेलंगाना बना, तो जब तेलंगाना बना तो केसीआर और उनके बेटे केटीआर ने भी उन्हीं को फॉलो किया। केसीआर और केटीआर भी उन इंटरनेशनल मल्टीनेशनल बड़ी कंपनियों के स्टूज बने जिस प्रकार से चंद्रबाबू नायडू बने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चंद्रबाबू नायडू ने बहुत बुरा कर दिया, गलत कर दिया, लेकिन भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया। और इसीलिए ये मैं कहता हूं कि चाहे वो टीसीएस हो, चाहे विप्रो हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, इन्होंने भारतीय इंजीनियर के साथ बहुत अच्छा बर्ताव नहीं किया है, और ये सब मल्टीनेशनल के आउटसोर्सिंग कंपनी बन के रह गए हैं। हमारे इंजीनियर को इन लोगों ने ऑपरेटर बना दिया। आज मित्रों, हमारे पास अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले उसको फिर से रिलॉन्च किया। 2006 में भी भारत ऑपरेटिंग सिस्टम बना था अपना, लेकिन इन माइक्रोसॉफ्ट के दलालों ने अपने भारत ऑपरेटिंग सिस्टम को गवर्नेंस में, भारत सरकार के अपने गवर्नेंस में भी हिस्सेदार नहीं बनने दिया। और भारत ऑपरेटिंग सिस्टम 2006 में बना तो, लेकिन वो काम नहीं किया। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि आपके पास अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम से तात्पर्य है ये जो कंप्यूटर, ये मोबाइल, ये बिजली, ये एयरक्राफ्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, सब में अपने उस कंप्यूटिंग सिस्टम का एक महत्व है। वो आपका अपना नहीं है। हम डिपेंडेंट हैं दूसरों के ऊपर। हमने बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट से काम किया, और इसीलिए बिल गेट्स भारत को बहुत बड़ा बाजार आज से नहीं, बहुत पहले से बना रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट हमारा बाजार के लिए हम बाजार बने, और अब बिल गेट्स के निशाने पर आया हेल्थ केयर। हेल्थ केयर का भी सारा काम ये हैदराबाद में करता है, और यही चंद्रबाबू नायडू और यही केसीआर उनके फ्रंटमैन बन करके उनको स्पेस देते हैं। और वहीं से ये टेक्नोलॉजी इनोवेशंस की सारी बातें होती हैं, और वही फिर अगला हिस्सा आता है डिजिटाइजेशन का, डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट का, अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी, जो इंटरनेशनल मार्केट, बिटकॉइन या जो क्रिप्टो करेंसी है, वो दुनिया भर की सरकारों के लिए हेडेक बना हुआ है मित्रों। और दुनिया भर की सरकारों को लगता है कि फाइनेंस उनका सबसे बड़ा सेक्टर है अपनी जनता को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी का मालिक कौन है, कहां से यह ऑपरेट होता है, किसी को जानकारी नहीं है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि 21वीं सदी का जो सबसे बड़े इनोवेशंस में से एक है वो क्रिप्टो करेंसी है। और ये क्रिप्टो करेंसी दुनिया भर की सरकारों के महत्व को कम कर रहा है, क्योंकि आप सरकार के फाइनेंस पे या सरकार के पैसे पर डिपेंडेंट नहीं है। एक दूसरा ऑल्टरनेट करेंसी आपके पास आ गया, और उसके साथ आपका लेन देन शुरू हो गया। उसके बदले में आपको सब कुछ मिल रहा है। पैसा का काम होता है, लेन देन का एक माध्यम है पैसा। तो अगर आपको टका के बदले, रुपए के बदले, नोट के बदले, डॉलर के बदले आपको कोई दूसरी करेंसी आ जाए जिसमें आप आदान प्रदान करने लगे, तो जाहिर है इन सारी करेंसी का चलन कम हो जाएगा, दूसरी करेंसी पकड़ लेगी जोर। तो क्रिप्टो करेंसी बड़ी तेजी से जोर पकड़ी, और इसीलिए कहा जाता है कि 21वीं सदी का बहुत बड़ा इनोवेशन है क्रिप्टो करेंसी। क्योंकि उसका मालिक कौन है, बिटकॉइन का मालिक कौन है, ये किसी को नहीं मालूम। वो कंपनी कहां से ऑपरेट होती है, किसी को नहीं मालूम। बस ये चल रहा है।
और लेकिन यही आधार है जो सरकारें कहती हैं कि आप अगर बिटकॉइन में आप अपना पैसा लगाएंगे तो उसमें अगर आपका पैसा डूबेगा तो सरकार कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। ये एक डर का माहौल भी तैयार करता है उन लेन देन करने वालों के लिए जो बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, लेकिन उनको इस बात की गारंटी नहीं है कि उसका दफ्तर कहां है, किसको संपर्क करेंगे, कैसे होगा। तो ये सब भय दिखा करके सरकार अपनी करेंसी को चलाने में सक्षम होती है और ये दुनिया भर की सरकारों के लिए बहुत बड़ा हेडेक बन करके आया। खाली भारत के लिए नहीं, दुनिया भर की सरकारों के लिए और दुनिया भर के जो फेडरल बैंक्स हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा हेडेक बन करके आ गया कि अगर लोगों को कोई ऑल्टरनेट करेंसी मिल गया लेन देन करने के लिए तो हमारी करेंसी को वो ध्यान देगा कैसे। और इसीलिए गवर्नेंस का, गवर्नमेंट का जो सिग्निफिकेंस था वो बहुत नीचे जाने लगा था। अब ये सारे लोग जो क्रिप्टो करेंसी से डरे हुए हैं, बिटकॉइन जैसे करेंसी से डरे हुए हैं, वो अब ये दिमाग लगा रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी अपने नोटों का डिजिटाइजेशन मोड ऑफ पेमेंट कर दें और इस करेंसी को हटा दें। असल में इस पूरे डिजिटाइजेशन गेम के पीछे वही शख्स है जो शख्स कोविड के दौरान सारा कॉल ले रहा था। डिजिटाइजेशन करके वो भारत की पॉलिटिकल बिरादरी को यह कहना चाहता है कि जब आप डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट करेंगे तो उसका एक रिकॉर्ड होगा, फिर उस रिकॉर्ड से कोई खेल नहीं पाएगा। लेकिन वो ये नहीं बताता है कि ये रिकॉर्ड उनके पास होगा, उनकी मनमर्जी पर होगा जिनके पास ये रिकॉर्ड है। आम जनता इसका कैसे पता करेगी कि मेरे साथ क्या हो गया? मित्रों, पिछले 5 वर्षों में डिजिटल फ्रॉड का डिजिटल जो क्राइम है, जो साइबर क्राइम है, हजारों गुना बढ़ चुका है। मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर, मिलियंस बिलियंस ऑफ रुपीज का वारा न्यारा हो रहा है डिजिटल फ्रॉड के माध्यम से, साइबर फ्रॉड के माध्यम से। अभी ये पूरी तरह से व्यवस्था मैच्योर्ड नहीं है। इसकी गारंटी कैसे होगी ये पता नहीं है। आप सुनते होंगे कि बैंक से आपके करोड़ों रुपए गायब हो गए, लाखों रुपए गायब हो गए, आपके अकाउंट साफ हो गया, आपका आधार कार्ड गायब हो गया, आपका ईमेल हैक हो गया, आपका बैंक अकाउंट हैक हो गया। इस तरह की खबरें आप लगातार सुनते होंगे। आपने किसी को पेमेंट किया, कोई प्रोडक्ट आपको आना था, वो प्रोडक्ट मिला नहीं आपको, अब आपने उस प्रोडक्ट के लिए आपने उसको फॉलो करने की कोशिश की, वो आपको मिल ही नहीं रहा है। मतलब ये हुआ कि अब आपके पास कुछ नहीं रहेगा। वो आप एक नंबर डालेंगे, वो नंबर ट्रांसफर होगा। वहां कोई फिजिकल चीज ट्रांसफर नहीं हो रहा है, पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, नंबर ट्रांसफर हो रहा है। आपने पैसा दिया, दूसरे ने पैसा रिसीव किया। अब अगर पैसा रिसीव नहीं हुआ और आपने पैसा ट्रांसफर किया, अब इसकी फुल प्रूफ सिस्टम अभी तक भारत में उस तरह से नहीं बन पा रही, अभी इसको वक्त लगेगा। चंद्रबाबू नायडू बहुत बड़े फिलोसोफर हैं और उनको लग रहा है कि टेक्नोलॉजी के मामले में अगर हम टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन कर देंगे मोड ऑफ पेमेंट के मामले में तो करप्शन कम हो जाएगा। अरे यहां तो और भी करप्ट बैठे हुए हैं, इतने एक्सपर्ट करप्ट बैठे हुए हैं। झारखंड में एक जगह है जामताड़ा, जामताड़ा पर बहुत एक मूवी बनी, हमारे मित्र हैं एक साइबर एक्सपर्ट, वो उन्होंने कहा कि भाई वहां पे जामताड़ा में बैठे बैठे आप चाहें तो अमेरिका का बैंक साफ कर सकते हैं। आपका मोबाइल कहीं से हैक हो सकता है, आपका कंप्यूटर कहीं से हैक हो सकता है। तो अभी कंप्यूटर लिटरेसी, साइबर लिटरेसी का जो आलम है वो 15-20% के आसपास है। साइबर लिटरेसी बढ़ाना भारत सरकार की पहली सबसे बड़ी आवश्यकता है। भारत सरकार उस पर काम भी कर रही है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के मन में जो ये विचार आ रहा है, ये उनका विचार नहीं है। चंद्रबाबू नायडू के पीछे एक शख्स है, एक ग्रुप है, और उस ग्रुप के पीछे जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये डिजाइन है कि पूरी दुनिया में से कैश को बाहर कर दीजिए और लोगों को यह कहा जाए कि ये आपको हम सुविधा दे रहे हैं, ये आपको डिजिटल सुविधा दे रहे हैं
और ये बड़ा आसान हो जाएगा, इससे करप्शन भी कम हो जाएगा। एग्जाम्पल देते हैं, जब भारत में डीमोनेटाइजेशन हुआ तो भारत सरकार के तरफ से ये ऑफिशियल वर्जन आया कि करप्शन ब्लैक मनी मार्केट में लाखों करोड़ में है और वो ब्लैक मनी को हमें दरिया में बहाना पड़ेगा। हुआ उल्टा, जितना लाख करोड़ का ब्लैक मनी का अनुमान था उससे ज्यादा सिस्टम में, मतलब बैंक में वापस आ गया और वो सारा का सारा ब्लैक मनी जो है, अगर ब्लैक भी होगा, वो सारा का सारा व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो गया। एक आर्गुमेंट पूरी तरह से फेल हुआ कि ब्लैक मनी को आपने वापस तो ले लिया बैंक में, लेकिन आपने सोचा था कि उस ब्लैक मनी को खत्म कर देंगे जो बाजार में है वो, लेकिन सिस्टम में वापस आ गया। आपको नए करेंसी से उसको आपने रिप्लेस किया जरूर, लेकिन वो पैसा जिसको आप ब्लैक मनी कह रहे थे वो सारा पैसा वापस सिस्टम में आ गया, मतलब सारा ब्लैक का व्हाइट हो गया। दूसरा, कहा गया कि ये नोटबंदी इसलिए हो रही है क्योंकि ये ब्लैक मनी का इस्तेमाल, नकली नोटों का इस्तेमाल, नकली नोट उसमें खासतौर से कहा गया, उन नोटों का इस्तेमाल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बड़े पैमाने पर कर रहा है और वो हजारों लाखों करोड़ में कर रहा है। बड़ी अच्छी बात है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आपने कमर तोड़ दिया। ये सरकार कह रही थी, मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार ने कहा कि हमने कमर तोड़ दिया। अब देखिए, मैं यहां पर नियत पे शक नहीं कर रहा हूं, हमारी सरकार ने कुछ सोच के ही किया होगा, लेकिन ये अटरली फेल हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार इन माफियाओं के दबाव में आ जाती है। डिजिटाइजेशन का विरोध मेरा बिंदु नहीं है, डिजिटाइजेशन का हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप कैश को एक रीजनेबल मात्रा में भारतीय इकोनॉमी में बना के रखिए। ये एक इनएविटेबल पक्ष है, इसे आप पूरी तरह से बाहर मत कीजिए, वरना आपकी डिपेंडेंसी टेक्नोलॉजी पर होगी। टेक्नोलॉजी का कंट्रोल आम उपभोक्ता के पास में नहीं है, और उपभोक्ता जैसे आज साइबर क्राइम का भुक्तभोगी हो रहा है, जैसे डिजिटल क्राइम का भुक्तभोगी हो रहा है, उसी प्रकार से पैसे को गंवाता रहेगा और उसके पास कोई चारा नहीं रहेगा। फर्ज कीजिए कि आप एयरपोर्ट पर हैं और आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए, आप कहीं जा रहे हैं, आप हॉस्पिटल में हैं, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए, आपके पास कोई मोड ऑफ पेमेंट नहीं हो, फिर क्या होगा? जब तक पेमेंट होगा नहीं तब तक वो वहां पे आपका इलाज शुरू नहीं होगा। तो अगर कैश रहेगा तो कैश लेकर के लेन देन किया जा सकता है। हमारे यहां तो बार्टर सिस्टम हुआ करता था। अरे कुछ पुरानी चीजें अच्छी भी हैं, टेक्नोलॉजी के प्रयोग का, टेक्नोलॉजी, भाई हम लोग टेलीविजन में हैं, वी नो बेटर देन अदर्स कि टेक्नोलॉजी का क्या यूज है। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज है। आज हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके साथ जुड़ रहे हैं, वरना ये सैटेलाइट चैनल वाले तो आपको जाने नहीं देते। ये टेक्नोलॉजी ही तो है, टेक्नोलॉजी का विरोध हमारा बिंदु हो ही नहीं सकता है। लेकिन टेक्नोलॉजी का जो दुष्प्रभाव है, उसका जो दुरुपयोग हो सकता है, उसके तरफ हमें अलर्ट रहना है, और इसीलिए हमें ऑल्टरनेट व्यवस्था बना के रखनी है। तो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है, वो वन वर्ल्ड पावर चाहता है। ये वो आपकी सोवरेनिटी को गिरवी रखना चाहता है। आपको चाहता है कि आप यूरोपियन पर निर्भर होइए। हाँ, हमारा सिस्टम हो, हमारा भारत ऑपरेटिंग सिस्टम चले। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम होने के बाद हमने अपना जीपीएस सिस्टम लागू किया था। कितने लोग हैं जो अपना जीपीएस यूज करते हैं, भारत का जीपीएस यूज करते हैं क्या? नहीं, गूगल करते हैं। अपना भारत का जीपीएस सिस्टम है, लेकिन कोई यूज करता है क्या? नहीं करता है, गूगल करता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गूगल खराब बात है, गूगल कीजिए आप, लेकिन चाइना में फेसबुक नहीं है, चाइना में व्हाट्सएप नहीं है, चाइना में इंस्टाग्राम भी नहीं है। क्यों नहीं है? रशिया में भी नहीं है, रशिया भी बंद कर दिया। हमारा कहना यह है कि आप अपने टेक्नोलॉजी को, अपने इंजीनियरिंग को एट पार लेकर के आइए, जिस पर आपके लोगों का हक हो। आज अगर कोई भी फ्रॉड हो जाता है तो भारत सरकार भी उसको कुछ नहीं कर पा रही है, वो भी मल्टीनेशनल कंपनी को लिख रही है कि आप इसका सॉर्ट आउट कीजिए।
सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो आपकी सोवरेंटी दूसरी कंपनियों के पास है, आपके पास नहीं है। इवन सरकार की भी सोवरेंटी, अकेले नोएडा में अगर साइबर क्राइम हो रहा है तो नोएडा पुलिस में उतने मैन पावर नहीं है, मुंबई पुलिस में उतने मैन पावर नहीं है, दिल्ली में, बैंगलोर पुलिस में इतने मैन पावर नहीं है कि इतने साइबर क्राइम को हैंडल कर सके। साइबर क्राइम आपके खिलाफ हो जाए, आपके बैंक से पैसा गायब हो जाए, आपका मोबाइल हैक हो जाए, आपका अकाउंट हैक हो जाए, आप जरा कंप्लेन लिखा करके देखिए और देखिए कि वो पैसा आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। मोस्ट ऑफ दी जो प्रॉब्लम है वो अनरिजॉल्व्ड है। अब ये हमारे चंद्रबाबू नायडू को पता ही नहीं है। चंद्रबाबू नायडू ख्वाबों में डूबे हुए हैं। उनको लगता है कि हमको तो बिल गेट्स ने कह दिया, अब बिल गेट्स ने जो कह दिया वो रामबाण है। टेक्नोलॉजी के विरोधी नहीं है हम कह रहे हैं कि अपना सिस्टम बहाल कर लीजिए, नहीं कर रहे हैं। तो वहां उनके इशारे पर ये डिजिटाइजेशन का खेल चल रहा है। तो पहला हुआ कि हम ब्लैक मनी को बाहर कर देंगे, नहीं हुआ ब्लैक मनी। हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग कर रहे थे, नहीं हुआ। टेररिस्ट उसी तरीके से चल रहा है, आप उसे नहीं रोक पाए। तो इसकी क्या गारंटी है चंद्रबाबू नायडू जी कि आप 500 रुपए के नोट को अर्थव्यवस्था से बाहर कर देंगे तो करप्शन रुक जाएगा? करप्शन नीयत का विषय है, आपके आचार व्यवहार और मनोवृत्ति का विषय है। तो सबसे पहले मनोवृत्ति पर काम कीजिए, आपके आचार विचार पर काम कीजिए, शिक्षा पर काम कीजिए, शिक्षित कीजिए। आप ही के आंध्र प्रदेश में इसी बिल गेट्स ने 2009-10 में आप ही लोगों से बिना पूछे ट्राइबल बच्चियों पर जिन दवा का इस्तेमाल किया, कितनी बच्चियां मरी इसका कोई पता नहीं है और पार्लियामेंट्री कमेटी ने उसकी रिपोर्ट दी। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, इसको जरा आंख खोल करके देखिए। और मैं भारत सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि अगर सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो बने कि नहीं टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक यूज कीजिए, करप्शन रुक जाएगा, तो आप इस गलतफहमी में मत रहिए। कैश को पूरी तरह से अर्थव्यवस्था से बाहर करना, आप इस देश को पंगु बनाने के लिए तैयार रहिए। टेक्नोलॉजी का उपयोग अधिक से अधिक कीजिए, लेकिन कैश को अर्थव्यवस्था में बने रहने दीजिए। किसी भी, आप देखिए 2008 में इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आई, भारत में आर्थिक मंदी का कोई असर नहीं पड़ा। क्यों? हमारा जो रूरल इकोनॉमी था, हमारा जो एग्रेरियन इकोनॉमी था, वो बहुत स्ट्रांग था। हमारा रूरल इकोनॉमी का मतलब है कि हम जो छोटे व्यापारी थे उनको उस मंदी का कोई असर नहीं पड़ा, वो आपस में लेन देन करके अपना जीवन चला रहे थे। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत थी। और मैं इन टेक्नोलॉजी के लोगों को यह कहना चाहूंगा कि आपने जो ये फ्रॉड किया है, आप अज्ञानता में हैं। और अभी मैं दूसरा शो इसके ऊपर मैं करने वाला हूं। मित्रों, एक अमेरिकन हिस्टोरियन हैं जिन्होंने स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन लिखा, जिन्होंने स्टोरी ऑफ कल्चर लिखा है, स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, स्टोरी ऑफ कल्चर, ये सब लिखा। उसमें एक केस फॉर इंडिया लिखा और उन्होंने कहा कि भारत सोने की चिड़िया थी। आप कल्पना कीजिए कि अंग्रेज अगर भारत में कुछ नहीं था तो आ क्यों रहे थे यहां पे? ये फ्रेंच डच यहां क्यों आ रहे थे? विल डुरेंट नाम के एक मशहूर हिस्टोरियन हैं जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भारत अति समृद्ध था और आक्रांताओं ने भारत को लूटा है। जो आज $45 ट्रिलियन इंग्लैंड लूट के गया हमारे पास 200 साल राज करने के बाद, जिसको हमें क्लेम करना चाहिए कि $45 ट्रिलियन हमें वापस दो, हमारी संपत्ति वापस दो। ये करने के बजाय हम उनके एजेंडे पर चल रहे हैं। आप लेकिन ये मत समझिएगा कि मैं तकनीक का विरोध कर रहा हूं, डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट का विरोध कर रहा हूं। बिल्कुल डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट हो, लेकिन ऑल्टरनेट व्यवस्था आपके पास रहनी चाहिए। उसे आप मार्केट से बाहर ना करें और यह गलत फहमी ना पालें कि डिजिटल हो जाने से करप्शन रुक जाएगा।
साइबर क्राइम रैम्पेंट है, डिजिटल क्राइम रैम्पेंट है। वहां आपसे ज्यादा बड़े बड़े शार्क मौजूद हैं जो हाथ साफ कर देंगे आपका। कैश की वजह से करप्शन हो रहा है? नहीं, आपकी नीयत में खोट है, आप करप्ट हैं, आप अनैतिक हैं, आप अनएथिकल हैं। आप उस अनैतिक प्रैक्टिस को रोकने के लिए कैश नहीं रोक सकता है। कैश की एक सीमा है। कोई भी व्यवस्था रामबाण नहीं है, कोई भी ऑल्टरनेट सॉल्यूशन रामबाण नहीं है, उसके काट हो जाते हैं। अब आप देखिए, बिटकॉइन आया तो उसके बिटकॉइन के बदले में और कितने क्रिप्टो करेंसी आ गए और सब बाजार में चल रहे हैं। तो एक एक यहां पायरेसी का तो पूरी दुनिया में एक पैरेलल इकोनॉमी है साहब। तो आप किसको रोक पाएंगे? ना आप नकली नोट को रोक पा रहे हैं, ना ही साइबर क्राइम को रोक पाएंगे। इसलिए जरूरी है समाज में, फिर भी 1-2% चोरी तो रहेगी, लेकिन अगर किसी को रोकना है तो इसे रोकिए कि जस्टिस के यहां कैश पकड़ा रहा है। तो आप तो जस्टिस को और आराम दे देंगे कि चलो डिजिटल से कर दो, अब तो कोई पकड़ाएगा भी नहीं, कभी डिजिटल मोड से कर दो, किसी को कानो कान खबर ही नहीं होगी। ये तो बहुत ही अच्छा आप साधन दे रहे हैं फ्रॉडस्टर को, गैंगस्टर को, कि डिजिटल पेमेंट कर दो। हम दोनों में सहमति बन गई ना, हमें आपको घूस ही तो देना है, ऑनलाइन ही दे देते हैं, क्या दिक्कत है? उसका बता देंगे कि कुछ हमने आपको दिया, ऐसे दिया वैसे दिया, उसका कुछ ब्रेकअप निकाल लेंगे, कुछ आपको दे देंगे, कुछ आपके बेटे को दे देंगे, कुछ किसी को दे देंगे, किसी को दे देंगे, और इस तरह से कर लेंगे। क्या पॉलिटिकल पार्टियां, ये हमारे माननीय अरुण जेटली जी ने कहा कि 2000 रुपए से ज्यादा एक इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन नहीं दे सकती है, और किसी को मान लीजिए 20,000 रुपए देना है, तो उन्होंने 20 आदमी को खड़ा कर दिया साहब। 20 आदमी को 2-2 हजार रुपए दे दिया और 20 आदमी ने पैसा दे दिया। पैसा एक आदमी का, लेकिन आदमी 20 खड़ा हो गया। तो यहां तो इस तरह के धंधे चल रहे हैं। अगर नियत में खोट नहीं होती तो हमारी वर्तमान सरकार ही 1976 से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से फॉरेन फंडिंग जो पॉलिटिकल पार्टीज को मिलती रही है, उसकी ऑडिटिंग से सारी पॉलिटिकल पार्टी को इन्होंने बरी कर दिया अध्यादेश ला करके। तो ये कांग्रेस बीजेपी सब एक हैं, इस मामले में सब एक है। और देखिए, क्यूबाइड नेटवर्क से ये अपेक्षा मत रखिए कि मैं गलत बात का भी समर्थन में खड़ा हो जाऊंगा क्योंकि मोदी जी कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। मोदी जी की बहुत सारी बातों का मैं समर्थन करूंगा, लेकिन 1976 से के रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से फॉरेन फंडिंग जो पॉलिटिकल पार्टीज को मिल रही है उसकी ऑडिटिंग नहीं होगी। ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं लाया, ये कांग्रेस पार्टी आपके साथ मिलकर किसी अध्यादेश में शामिल थी। कांग्रेस की सरकार के समय में ये नहीं आया, ये मोदी जी की ही सरकार लेकर के आए। लेकिन आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बड़ी अच्छी बात है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो। लेकिन सच्चाई यही है, एक एनजीओ को अगर पॉलिटिकल फंडिंग, एक एनजीओ को अगर कोई विदेशी फंडिंग मिलती है तो आप उसे पकड़ लेते हैं, आप उसे कहते हैं कि आप एजेंडा चला रहे हैं, देश तोड़ने की बात हो रही है। लेकिन राजनीतिक पार्टी को फंडिंग मिल रही है विदेश की, तो इसे तो साफ साफ कहा जा सकता है कि देश को तोड़ने के लिए राजनीतिक पार्टियां खड़ी हैं, क्योंकि आपने उसकी ऑडिटिंग पर ही बैन लगा दिया। अब कोई कर ही नहीं सकता है ऑडिट, सीएजी उसकी ऑडिट नहीं कर सकता। और 1-2 साल नहीं, 1976 से इसमें कांग्रेस इनकी शागिर्द बन गई। कांग्रेस इनके साथ कदम से कदम मिलाकर के चली इस मुद्दे पर कि हाँ, हमको भी जरा चोरी से बचा लो भाई। 1976 से लेकर के अब तक तो हमें ही पैसा मिलता था ज्यादा, क्योंकि हम ही पावर में रहे सबसे ज्यादा। तो कांग्रेस भी इस मुद्दे पर शागिर्द बन गई, दोस्त बन गई भारतीय जनता पार्टी की, और कहा कि ठीक है, जो भी विदेशी फंडिंग मिल रहा है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, उसकी जांच नहीं होगी। यह है चंद्रबाबू नायडू जी नीयत का सवाल। और तभी मैं कह रहा हूं कि क्यूबाइड नेटवर्क से यह अपेक्षा मत कीजिए कि नीयत जहां गड़बड़ होगी उस क्यूबाइड नेटवर्क नहीं उठाएगा। उठाएगा और बड़ी मजबूती से उठाएगा, किसी के भी खिलाफ उठाएगा, कहीं दबने वाला नहीं है। तो ये जो अभी सोशल मीडिया पर ये चल रहा है तंत्र की 500 रुपए हो जाने से भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, कुछ ठकुर सुहाती करने वाले आ गए हैं यूट्यूबर्स, वो शुरू कर दिए हैं इस तरह की कहानी।
कि 500 रुपए के नोट अगर हो जाएंगे तो करप्शन ये हो जाएगा, और टेक्नोलॉजी का बड़ा सहारा। अरे टेक्नोलॉजी का सहारा तो होना चाहिए, लेकिन इसका तो जवाब दे दीजिए कि ये क्यों आपने पॉलिटिकल पार्टी को फॉरेन फंडिंग की ऑडिटिंग से बाहर रखा, क्यों रखा? कोई जवाब है? नहीं जवाब है। तो ट्रांसपेरेंसी का नियत नहीं, पारदर्शिता की नियत नहीं, और आप डिजिटाइजेशन से करप्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं। डिजिटाइजेशन से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के माफिया को और ब्रिटेन की महारानी को आप मजबूत करने जा रहे हैं। ये ब्रिटेन की महारानी की दलाली चल रही है। हमारी दिक्कत यह है कि हमारे जो बहुत सारे जो इन्फॉर्म्ड लोग खुद को कहते हैं, वो बिहाइंड द कर्टन क्या चल रहा है ये पता नहीं है। आपको नहीं मालूम है कि हमारे देश का जो रिजर्व बैंक है उसको चला कौन रहा है? वो हमारे देश की सरकार नहीं चला रहा है, वो बैंक ऑफ रीसेटलमेंट से हो रहा है, और वहां जो इंग्लैंड का जो फेडरल बैंक है वहां से चल रहा है ये सारा खेल। तो इस बात को समझना पड़ेगा, ये जो इंटरनेशनल लॉबी है वो देश की संप्रभुता को और खास तौर से जो फाइनेंशियल सेक्टर्स है उसका नियंत्रण चाहता है, और उसके लिए बैकडोर वो टेक्नोलॉजी को बना रहा है। हाँ, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो, हमारा सब कुछ हो जिस पर हम ट्रैक कर सकें, खुद को ट्रैक कर सकें, जो समंदर के पार जिसका कोई सिस्टम नहीं हो, हम अगर ट्रैक कर सकें तो आप करिए। फिर भी आप जनता को कैशलेस मत कीजिए। अब 500 रुपए का नोट हो, चाहे 200 रुपए का नोट हो, चाहे 100 रुपए का नोट हो, कैशलेस आपको नहीं करना है। 2000 रुपए के नोट को वापस ले लिया तो कोई बुद्धि थी या नहीं थी? जब 2016 में नोटबंदी की, फिर नया 2000 का नोट ले आए आप, उससे पता चला कि अरे इसमें तो और ब्लैक मनी चल रहा है। ब्लैक मनी कौन कर रहा है सबसे ज्यादा इस्तेमाल? एम्बुलेंस में भर भर करके पैसे जाते हैं इलेक्शन के दौरान। उस वक्त ये तत्व ज्ञान नहीं होता क्या? नहीं होता। ये बात आज आप उठा रहे हैं कि पॉलिटिकल करप्शन को रोकना है तो कैश को रोकना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी तो और आपको मदद करेगी। ये बात प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में आज से बहुत साल पहले जिक्र किया कि जिस प्रकार से राजनीति में पैसे का बोलबाला हो रहा है, मोड बदल लेने से काम नहीं चलेगा। उससे भारतीय राजनीति तहस नहस होगी, बर्बाद होगी, तबाह होगी, और हो गई। वो कर कौन रहा है? आप सभी मिलकर कर रहे हैं। आप सभी बैठिए और कहिए कि देखिए, हमने ये तय कर लेना है कि एक चुनाव में इतने रुपए से अधिक खर्च नहीं करना है। कर ही नहीं सकते हैं। ये करोड़ रुपए क्यों जाएगा, 90 लाख की क्यों जाएगी बात? भाई खर्च नहीं करना है। आप घूमिए, पैदल चलिए, तय कीजिए। आप नहीं करेंगे। जो सरकार में है उसका कैंपेन चल रहा है, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए हो रहा है, और सब वो सरकारी, एक प्रकार से सरकारी खजाने में चल रहा है। प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो काफिला चल रहा है, फूल बरस रहे हैं। ये पैसे कहां से आते हैं? कौन दे रहा है? मुख्यमंत्री जाते हैं तो फूल बरसते हैं। अरे मुख्यमंत्री का दौरा होता है किसी इलाके में तो उस दौरा के पहले रातों रात वो पूरा इलाका सज जाता है, समर जाता है। ये कौन बोलेगा? ये कौन बोलेगा बताइए? और आप कह रहे हैं कि डिजिटाइजेशन से करप्शन रुक जाएगा। अरे छोटी छोटी करप्शन नहीं, आपकी नीयत ठीक नहीं है। इस देश के राजनेताओं की नीयत सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। और अगर इस देश के राजनेता की नीयत ठीक होती ना, तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। अरे डिजिटाइजेशन तो सुविधा के लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर नीयत ठीक होती तो उस करेंसी से भी काम चल सकता था। हां, लेकिन अभी का अभी मान लीजिए हमें बेंगलोर पैसा ट्रांसफर करना है, उसके लिए बहुत अच्छा है टेक्नोलॉजी। अभी हमें अपने दोस्त को देना है या फौरन देना है, वो मोड ऑफ पेमेंट जो है हमारा, उसमें टेक्नोलॉजी की उपयोगिता है। तो जो उपयोगिता टेक्नोलॉजी की है उसका अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। लेकिन कैश को हटा करके ये नहीं काम कीजिए आप, ये फिर डिपेंडेंसी हो जाएगी, ऑल्टरनेट, फिर आपके पास सॉल्यूशन नहीं रहेगा, तो फिर इसका बेजा इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। तो जो अभी आपको उपयोगी नजर आ रही है वो आपको अनुपयोगी नजर आने लगेगी और आप रोने लगेंगे, माथे पर हाथ रख करके रोने लगेंगे।
और फिर आप कहेंगे चौबे गए थे छब्बे बनने, दुबे बन करके लौटे। बहुत होशियारी करने के लिए चले थे, लेकिन आप मूर्ख बन करके लौटेंगे। ऐसा काम मत कीजिए। आप ये कतई मत मानिएगा कि डिजिटाइजेशन, डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट का क्यूबाइब नेटवर्क विरोधी है। बिल्कुल नहीं है। क्यूबाइब नेटवर्क कह रहा है कि अधिक से अधिक डिजिटाइजेशन का प्रयोग कीजिए, बट एट द सेम टाइम you should not withdraw even a single rupee of cash that is in cash form. आपको वो विड्रॉ नहीं करना चाहिए अर्थव्यवस्था से, उसे रहने दीजिए। उसकी अपनी उपयोगिता है। वो आपकी सोवरेंटी को, आपके कॉन्फिडेंस को हिलने से बचा करके रखेगा। और अगर आपने उसको त्याग दिया और इस पर निर्भर हो गए, तो आपका कॉन्फिडेंस कभी भी हिल सकता है। उसे बना करके रखिए। अब साहब ये बात है कि अगर मां बाप बूढ़े हो जाएं तो कहिए कि उसका तो कोई यूज नहीं है, तो आप उसे बाहर निकाल दीजिए। मां बाप की उपयोगिता उतनी ही बनी हुई है जितने वो शारीरिक रूप से सक्षम रहें और शारीरिक रूप से अक्षम रहें। उसी प्रकार से कुछ व्यवस्था ऐसी होती है जिसकी उपयोगिता सर्वकालिक होती है। तो अब कभी मैं रुपए के रूप में कैसे ट्रांसफर हुआ, वो कैसे जो वस्तु के बदले में जो वस्तु दिया जाता था उससे कैसे आप मनी पर आए, और अब धीरे धीरे ये अमेरिकन पूरा एजेंडा है साहब। ये पेपर करेंसी जो है ये अमेरिकन एजेंडा है, ये डॉलर का एजेंडा है। और अब वही लोग अब ये प्लास्टिक मनी पर लेके आए और प्लास्टिक मनी से अब ये डिजिटल मनी पे लेके जा रहे हैं, और फिर धीरे 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 आपके हाथ से ही सब कुछ चला जाएगा। चाइना में तो क्रेडिट स्कोर मांगा जा रहा है, सोशल क्रेडिट स्कोर। अब आपका बिहेवियर अगर ठीक नहीं होगा, आपने सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया, तो आपका पेमेंट रुक जाएगा। अब लीजिए साहब, तब क्या करेंगे आप? अभी तो आप सरकार के खिलाफ अगर कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आपके पास 10 रुपए जेब में है तो बाहर जा सकते हैं चाय पीने के लिए। लेकिन अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ बोला और पहला अटैक हुआ कि नहीं, आपका जो फाइनेंशियल बिहेवियर है उसको हम ब्लॉक करने जा रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट को सीज करने जा रहे हैं, आप एक भी पैसा नहीं निकाल पाएंगे अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे। आप एक शब्द भी अगर आपने कहीं किसी को खिलाफ बोला तो ये नहीं चलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोलेंगे, गाड़ी बायां इधर उधर उधर चला दिया, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, फिर क्या करेंगे आप? ये लार्जर डिजाइन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, to control the population, to curb the democracy. डेमोक्रेटिक वैल्यू को कर्व करने के लिए, उसको टेढ़ा करने के लिए, उसको मोल्ड करने के लिए दीज आर दी apparatus। हम लोगों को इसके लिए अलर्ट रहना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी का यूज ना करें, टेक्नोलॉजी का खूब यूज करें, लेकिन अलर्ट रहें कि कहीं हमारे डेमोक्रेसी पर, कहीं हमारी सोवरेंटी पर, कहीं हमारी स्वतंत्रता पर कहीं तो हमला नहीं हो रहा है। इसके लिए हमें सजग रहना पड़ेगा। इसीलिए 500 रुपए की वापसी की कोई भी बात अगर कहीं भी आए, आप सब खड़े रहिए, अलर्ट रहिए और चंद्रबाबू नायडू को संदेशा दीजिए कि चंद्रबाबू नायडू जी, आपको भी देखा है और आंध्र प्रदेश के नेताओं को भी देखा है, 500 करोड़ के बंगले को भी देखा है, वो आप जिन्होंने आपसे सत्ता छीनी थी, वाईएसआर के पुत्र का जो बंगला है समुद्र के किनारे में, उसे भी देखा है। तो साउथ इंडिया के जो करप्ट पॉलिटिशियन है, पहले उनको ठीक कीजिए, फिर ये व्यवस्था पर आइएगा। व्यवस्था दुरुस्त है, आप लोग ठीक हो जाइए। तो ये डिजिटाइजेशन और कैश की वापसी, इस दोनों मुद्दों पर अलर्ट रहना है। क्यूआईब आपको बार बार अलर्ट करता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।